नोट्स तुम लोग को मिल गया है ना? ठीक है, आज जो टॉपिक हमें करना है बच्चे, वो करना है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है ना? तो वैश्वीकरण का सोशल और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, या सामाजिक और आर्थिक रूप में ग्लोबलाइजेशन का निहितार्थ क्या है बच्चे, ये हम समझेंगे। ठीक है ना? तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस है बच्चे। और इसमें पहला जो टॉपिक हमें समझना है वो टॉपिक है बच्चे उदारीकरण। ठीक है, सबसे पहले आपको जो समझना है वो उदारीकरण। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होता है बच्चे कि भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी वो किस वजह से अपनानी पड़ी, ऐसे क्या कारण हुए जिसके वजह से हमने उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशंस की पॉलिसीज को हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। यानी उदारीकरण को अगर अपनाया जा रहा है भारत में तो क्यों अपनाया जा रहा है, या फिर भारत में ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुए बच्चे जिसके वजह से हमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, लिबराइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें हमने क्यों अपनाया, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है बच्चे। और जब उन कारणों को तुम समझोगे बच्चे, उन कारणों के बारे में जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा बच्चे कि हम उदारीकरण को क्यों अपनाते हैं बच्चे। कुछ लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के क्या होते हैं, बहुत विरोधी माने जाते हैं। कुछ लोग इन तीनों एलपीजी के एकदम अगेंस्ट हैं, वो एलपीजी का कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे एलपीजी यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर सामाजिक न्याय हमें करना है, सोशल जस्टिस अगर हमें करना है, तो सोशल जस्टिस के लिए जो मीन्स हो सकते हैं बच्चे, जो साधन हो सकते हैं, वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो सकता है बच्चे। समाज में जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं उनको अगर समाप्त हमें करना है, तो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को अगर समाप्त करना है हमें, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज को कहीं कम करना है बच्चे, तो वो भी पॉसिबल होगा एलपीजी के थ्रू, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, अब बात ये होता है बच्चे कि एक्चुअली ये एलपीजी यानी वैश्वीकरण जो है बच्चे, जो ग्लोबलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन की जो विचारधारा है, ये कब एक तरह से वो प्रैक्टिसेस में, प्रक्रिया में आनी शुरू हुई थी बच्चे, तो वह 80 का दशक है बच्चे, जहाँ से वैश्वीकरण का प्रभाव शुरू होता है, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव शुरू होता है। क्योंकि तुम देखोगे कि 1989 आते आते सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो उसके बाद से तुम देखोगे कि पूरे विश्व में बहुत बड़े लेवल पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है हमें बच्चे। और उसी समय विश्व में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा था, और उसी समय भारत में भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन काफी तेजी से मांग उठनी शुरू हुई कि एक तरह से परिवर्तन होने चाहिए। क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था बच्चे कि सामाजिक न्याय के लिए जो महानलोबिस मॉडल था या नेहरूयन या गांधीयन जो मॉडल था बच्चे, उससे हम बहुत बड़े लेवल पर सामाजिक न्याय नहीं कर पाए, गरीबी को हम समाप्त नहीं कर पाए, या गरीबी को बहुत बड़े लेवल पर कम नहीं कर पाए बच्चे, बेरोजगारी जो था उसको समाप्त नहीं कर पाए। तो मानव विकास और मानव जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो भी बहुत अधिक नहीं हुई, यानी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जितना होना चाहिए वो भी नहीं हुआ बच्चे। तो कहीं ना कहीं अब लगा हमें कि सार्वजनिक क्षेत्रों को जो प्राथमिकता दी गई थी, उस प्राथमिकता के द्वारा जितनी सफलता हमें प्राप्त होनी चाहिए था, जितना पब्लिक सेक्टर का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था पब्लिक सेक्टर से, उतना रिजल्ट हमें पब्लिक सेक्टर से प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक नए प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, लाना चाहिए, और उस नए प्रक्रिया के द्वारा हमें अपने इस ढांचे में एक प्रकार से क्या करना चाहिए बच्चे, सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक था बच्चे, उसका मैंने ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया कि ये उदारीकरण। अब हमें समझना है कि उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन है बच्चे, ठीक है ना, जो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, कल कहाँ थी तुम? पॉलिटिकल प्रोसेस वाला है ना, यूनिट 8 जो है, ठीक है, सिलेबस का जो यूनिट 8 है, ठीक है, कल मैंने गलती से 7 बोल दिया था बच्चे, जो यूनिट 8 है ना उसका सेकंड टॉपिक है ये पॉलिटिकल प्रोसेस, और ये सिलेबस में नया जोड़ा गया है बच्चे, ठीक है ना, पहले ये टॉपिक्स नहीं थे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस की यूनिट है, पूरा देखोगे भारत में राजनीतिक प्रक्रिया लिखा होगा,
इकाई 8 में, ठीक है। तो उसी भारत की जब राजनीतिक प्रक्रिया देखोगी तो इकाई 8 में जब दूसरा पढ़ोगी, जो दूसरा टॉपिक है बच्चे, वहाँ पे उदारीकरण की ग्लोबलाइजेशंस लिखा गया है। वैश्वीकरण का निहितार्थ सामाजिक और आर्थिक रूप में देखना है, मतलब प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक। हाँ फर्स्ट करा दिया बच्चे, उसका वीडियोस भी डाल दिया मैं तो। हाँ फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गई थी कल ही, ठीक है। उसके लिंक मैं भेज दूंगा तो वीडियो एक बार जाकर देख लेना उसको, यूट्यूब पे लोड कर दिया हमने दोनों, ठीक है ना। तो उसकी लिंक मैं भेज दूंगा तो वो देख लेना तुम आज, ठीक है। और जो टॉपिक अभी कर रहे हैं बच्चे वो कर रहे हैं दूसरा टॉपिक है उसी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडियाज में, ठीक है। भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है बच्चे उसमें दूसरा टॉपिक पढ़ा जा रहा है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना। वैश्वीकरण का सामाजिक आर्थिक निहितार्थ, मतलब जो वैश्वीकरण है क्या सही है, अच्छा है, खराब है, वो आप देख कर बताइए, समझ कर बताइए कि वैश्वीकरण जो चीज़ें हैं आपको क्या लगता है कि वैश्वीकरण जैसी चीज़ें अच्छी हैं या खराब हैं। अगर खराब हैं तो भी तुम्हें तर्क देना पड़ेगा, अच्छा है तो उसके पीछे भी तुम्हें अपने तर्क देने पड़ेंगे, अपने लॉजिक देने पड़ेंगे बच्चे। आई बात समझ में। और जो वैश्वीकरण था वो किस तरह से हमारी राजनीति को परिवर्तित करता है बच्चे, पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को किस तरह से चेंज करके रख देता है, ठीक है। आपका आर्थिक और सामाजिक जो ढांचा था बच्चे उसमें एक प्रकार का तुम्हें परिवर्तन दिखेगा। 90 के बाद का जो चेंजेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं दिखेंगी बच्चे 90s के बाद की, क्योंकि 90s के बाद ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ों पे बात वैसे 80s में काफ़ी होना शुरू हुआ था बच्चे। एक्चुअली ये टर्म जो था बच्चे वैश्विक ग्राम के रूप में आया था, वैश्विक ग्लोबल विलेज के रूप में आया था, और 60 के पीरियड में आया था वैश्विक विलेज का कंसेप्ट। लेकिन 1916 में तुम देखोगे कि कोल्ड वार चल रहा था, और उस शीत युद्ध में जर्नलिस्ट क्या हो गया कि शीत युद्ध में वैश्वीकरण जैसी चीज़ों को लोग क्या करती है भूल गए, क्योंकि युद्ध में ही लोग, शीत युद्ध में ही बिजी थे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में। तो 80 के दशक में बच्चे वैश्वीकरण का एक तरह से प्रभाव और प्रक्रिया जो है वो दिखनी शुरू होती है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन होना, शीत युद्ध की समाप्ति होना, ठीक है। युद्ध करके अब देश जो थे वो देख चुके थे, आमने सामने के भी युद्ध को कर उन लोगों ने देख चुके थे कि युद्ध का क्या फायदा होता है, और पीठ पीछे भी हमला करके शीत युद्ध में ये लोग अब देख चुके थे कि कितना बेनिफिट्स मिलता है। तो अब इन्हें समझ में आ चुका था कि इस तरह से तो कुछ बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जैसी चीज़ों पर क्या किया जाए, बात किया जाए। तो विश्व में क्या रीजंस थे वैश्वीकरण का, क्या रीजंस थे ग्लोबल लेवल पे वैश्वीकरण को अडॉप्ट करने का, और भारत में ऐसे क्या रीजंस हुए बच्चे, कारण पैदा हुए जिसके वजह से भारत में वैश्वीकरण या उदारीकरण या निजीकरण को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो उन्हीं कारणों को समझना है, क्योंकि तुमसे कारण ही पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि भारत में अगर उदारीकरण को अपनाया गया या निजीकरण को हमने अपनाया या वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया, या एलपीजी जो मॉडल था इसको अगर हमने स्वीकार किया तो क्यों स्वीकार किया, ऐसे क्या रीजंस थे जिसके वजह से इन मॉडल को हमें एक प्रकार से क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। और इस मॉडल को अगर हमने स्वीकार किया तो क्या सही में भारत का विकास हुआ है या फिर भारत का एक प्रकार से पतन हुआ है बच्चे, ये भी तुम्हें। तो भारत का जो विकास और देखना होता है, जो डेवलपमेंट देखना होता है, वो सोसाइटीज के लेवल पर देखना होता है और इकोनॉमिकल लेवल पे देखना होता है। तो तुम तो बोल सकती हो कि सोसाइटी के लेवल पे तो अभी भी पावर्टी जैसी चीज़ें हैं, सोशल कन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें हैं, और सोसाइटीज़ में बहुत जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर एक तरह से क्या हो गई है, भौतिकवादी हो गई है, ठीक है। जो 90 से पहले नहीं थी, 90 के बाद से सोसाइटी बहुत अधिक मेटलिस्टिक हुई है, ठीक है। सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। हाँ, सोसाइटी में लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस भी क्या हुआ है, बेहतर हुआ है, क्योंकि 90 के बाद से अगर देखोगे तो एमएनसीज कंपनी का जब कंसेप्ट आया बच्चे अलग अलग कंट्रियों के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो उन्होंने बहुत पैसा दिया लोगों को, खूब पैसा दिया, तो लोगों के पास गाड़ी, बंगला, घर, लाइफ स्टाइल सब कुछ क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके साथ एक तरह से क्या हुआ है कि आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन उसी के साथ कुछ लोग बोलते हैं कि एक तरह से हमारा सामाजिक पतन भी हुआ है। सामाजिक पतन का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से नहीं, लेकिन आधा अधूरे तरीके से कहीं ना कहीं हमने वेस्टर्न कल्चर को क्या कर लिया, अपना लिया। और वेस्टर्न कल्चर को जब अपनाया तो जो हमारा कल्चर है बच्चे, वो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को क्या कर गए, भूल गए।
यानी हमने अपनी भाषा जो थी, हमारी जो लोकल भाषा थी, उसको बोलना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि लोकल भाषा को बोलने से तो हमें कहीं, एक तो सोसाइटीज़ में लोग एक स्टेटस नहीं देंगे, एक स्टेटस प्राप्त नहीं होगा, दूसरी चीज़ें जो लोकल लैंग्वेज है उससे मुझे रोजगार नहीं मिलेगी। तो एक मल्टीनेशनल लैंग्वेज आई बच्चे, जिसमें आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल एकदम यो स्टाइल वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने किया बच्चे, ठीक है ना। पॉप कल्चर पूरी तरह से आया बच्चे, ठीक है। जो क्लासिकल संगीत था बच्चे, ठीक है ना, जो क्लासिकल सिंगिंग चली आ रही थी, शास्त्रीय जो संगीत था बच्चे, वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। शास्त्रीय जो नाटक थे, क्लासिकल जो नाटक होते थे या डांस होते थे, वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। लोगों का पहनने, खाने पीने, यानी पूरा का पूरा तुम बोल सकते हो कि लोगों का कल्चर ही क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन ने चेंज कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो बाबूजी से और मम्मी माता जी से क्या हो गया, हम लोग डैड और मॉम पे आ गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या किया, चेंजेस किया। जो एक सोशल कनेक्शंस होता था 90 से पहले, ठीक है, 90s के बाद से वो न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट ला दिया बच्चे, पति पत्नी बच्चे हो गए, ठीक है, माता पिता अलग हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से तो आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सोशल जो है बच्चे कहीं ना कहीं सोशली एक तरह से हमें पीछे ही ले गया, वो आगे नहीं लेकर आया। और जो हमने ग्लोबलाइजेशन या लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को जिस मोटिव को ध्यान में रखकर हमने इसको अडॉप्ट किया था बच्चे, कि हमारे यहाँ जो सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज है वो फिनिश्ड हो जाएगी, वो समाप्त नहीं हुई। आज भी समाज में गरीबी है। जब नेहरू के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर इंदिरा गांधी के समय में जो जो डिसीजंस लिए गए थे, उसने गरीबी को समाप्त नहीं कर पाया पूरी तरह से। गरीबी बनी की बनी हुई बच्चे है। अभी भी तुम देखोगे भारत में कुपोषण के शिकार होते हैं लोग। अभी भी भारत में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसके लिए खाद्य सुरक्षा एक क्या है, समस्या है। तो हम नहीं बोल सकते ना बच्चे कि वैश्वीकरण का एक सकारात्मक नियतार्थ है। हाँ, वैश्वीकरण से चीजें जो हैं वो कुछ सही हुई हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं हुआ है बच्चे। तो इसलिए नहीं बोला जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना कि ग्लोबलाइजेशन को उसका पॉजिटिव भी पर्सपेक्टिव्स तुम्हें देखना होता है और निगेटिव भी पर्सपेक्टिव्स देखना होता है, ये ध्यान में रखना है बच्चे। अब आए हम लोग अपने टॉपिक पे बच्चे। सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दे रखा है उदारीकरण की पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड ऑफ द लिबरलिज्म्स, ठीक है ना। तो जैसे तुमने उदारवाद तो पढ़ा ही है, उदारवाद तो पढ़ा है ना, उदारवाद की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म्स। तो लिबरलिज्म्स में हम किसको महत्व देते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, स्टेट के इंटरफियरेंस को टोटली क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। या स्टेट जो काम करता है वहां से स्टेट को हम क्या करते हैं, आप निकल जाओ, ये काम किसको दे दो, प्राइवेट को दे दो, ठीक है। ये क्या होता है, लिबराइजेशन होता है। इसी को हम लोग लिबरलाइजेशंस बोलते हैं बच्चे, उदारीकरण बोलते हैं। लिबरलाइजेशंस का मतलब जहाँ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमिक होगी, ठीक है, स्टेट इंटरफियरेंस क्या होगा, जीरो होगा, जहाँ पे काम करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता न हो। इसी को बच्चे आप क्या बोलोगे कि ये जो चीज़ है वो क्या है, उदारीकरण है, ठीक है, लिबरलिज्म्स है बच्चे, ठीक है ना। इसी को हम लोग लिबरलिज्म्स बोलते हैं, लिबरलिज्म्स बोला जाता है, उदारीकरण बोला जाता है बच्चे। और लिबरलिज्म्स में सबसे अधिक हम लोग प्राइवेट चीज़ों को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी हर एक एक्टिविटीज़, पहले जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो लिबरलाइजेशंस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ कौन करेगा, प्राइवेट करेगा। मतलब एजुकेशन प्राइवेट के द्वारा दिया जाएगा, हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाएं जो होंगी वो प्राइवेट के द्वारा दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो प्राइवेट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को तुम क्या बोल सकते हो, लिबरलाइजेशंस बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, लिबरलाइजेशंस होती हैं। 90 से पहले अगर देखते हैं तो बच्चे सार्वजनिक उद्यमों को, यानी पब्लिक जो सेक्टर होते थे, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती थी उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था बच्चे। लेकिन 91 के बाद से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी बच्चे, उस नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो रणनीति बनी बच्चे, उसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम किया और निजी क्षेत्र के महत्व को क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू किया बच्चे। सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा निर्मित करना शुरू किया बच्चे, और जो निजी क्षेत्र है उसके द्वारा जनता को क्या की जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी। यही क्या है बच्चे, लिबरलाइजेशंस है। इसी को हम लोग लिबरलाइजेशंस बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं बच्चे।
नीचे आओगे बच्चे, एक हेडिंग है, विकास की इस नई रणनीति को अपनाने के निम्नलिखित कारण थे बच्चे। ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से इस लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। यानी उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण की रणनीति थी, ये हमने क्यों अपनाया बच्चे, वो नीचे मैंने बता रखा था। रीजंस था बच्चे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले जब देश स्वतंत्र हुआ बच्चे, जब देश को आजादी मिली, उस समय जो हमने आर्थिक ढांचा बनाया था विकास का, ठीक है ना, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, बेसिक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, 90s आते आते उसमें चैलेंजेस उत्पन्न हो जाती हैं बच्चे, ठीक है। यानी जो आपका पुराना जो आर्थिक ढांचा था उसके अंदर कमियां उत्पन्न होने लगती है, और इस कमियों के वजह से देश के अंदर समस्याएं पैदा होने लगती हैं बच्चे। और उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए हमने कहीं ना कहीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को क्या किया था, अपनाया था। यानी एलपीजी को हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ढांचा क्या बनाया था अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में। हमने ढांचा में जो कमियां आ गई थी, ढांचे में कमियां क्या थी कि हमने आयात को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अब आयात को जब हमने प्रतिबंधित किया ना बच्चे, यानी हम क्या करेंगे, ठीक है ना, आयात यानी इंपोर्ट क्या करेंगे, किसी भी दूसरे देश से नहीं करेंगे। यानी दूसरे देश के प्रोडक्ट हमारे बाजार में न आए, इसके लिए उनके प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ड्यूटीज या एक्स्ट्रा टैक्स लेवी कर दिया, जिससे कि अगर उनका प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ भी जाता है तो वो बिके ना, और बिकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब उनका प्रोडक्ट तुम्हारे मार्केट में आएगा बच्चे, तो टैक्स और ड्यूटीज की वजह से उनके प्रोडक्ट का मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से इंडियन ओरिजिन कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसके कंपैरिजंस में। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन ओरिजिन्स के ही प्रोडक्ट लिए जाएंगे। अब जो इंडियन ओरिजिन्स के प्रोडक्ट थे बच्चे 90 से पहले, वो कुछ ही भारतीय कंपनियां बनाती थी, जिससे कि पूरे के पूरे कुछ कंपनियों को पूरे के पूरे बाजार के ऊपर क्या होता था, कंट्रोल होता था, और वो अपने अनुसार जैसी मर्जी होती थी वैसा क्या कर देते थे, प्रोडक्ट दे देते थे, खराब भी प्रोडक्ट दे देते थे, और उसे लेने से क्या करते थे, मना करते थे। तो इस प्रकार का जो आपने ढांचा क्रिएट किया ना बच्चे, वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को क्या कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ समय तक तो सपोर्ट किया, लेकिन बाद में क्या होना शुरू हुआ, चैलेंजेस शुरू हुआ बच्चे, और उस चैलेंजेस ने क्या किया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी करनी शुरू की। दूसरा कारण था बच्चे स्मॉल इंडस्ट्रीज, और स्मॉल इंडस्ट्रीज में बच्चे जर्नलिस्ट क्या हो रही थी कि अगर आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करना है, आप इंडियंस हैं, और इंडियन स्टेट नेशन से स्टेट में अगर आपको एक स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या करना है, स्टार्ट करना है बच्चे, तो उस स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी आपको क्या करना पड़ता था बच्चे, लाइसेंस लेना पड़ता था। और स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो लिस्ट थी बच्चे, उसमें क्या कर रही थी सरकार, लाइसेंसिंग पॉलिसीज को क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। कारण ये हुआ बच्चे कि भारत में स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से और बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या हो पाए, बन ही नहीं पाए। तो ये कारण हुआ कि भारत में बेरोजगारी जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई बच्चे। अगर भारत में बेरोजगारी दूर करना है बच्चे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और माइक्रो स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चे, इन्हीं का यूज करके बच्चे तुम क्या कर सकते हो, एक तरह से इन्हीं का यूज करके एक प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इनका यूज करके भारत से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन भारतीय सरकार जो थी बच्चे, उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी और जो उस समय की ब्यूरोक्रेसीज थी, उन्होंने लाइसेंस का क्या कर दिया, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा और कहा कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तुम जानते हो बच्चे कि जब लाइसेंस लेने के लिए हम किसी विभाग में जाते हैं, ठीक है, किसी भी सरकारी विभाग में जाओगे तो वो लोग फ्री में काम नहीं करते हैं, मुफ्त में काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उस काम के बदले तुमसे क्या करते हैं, घूस मांगते हैं, ठीक है ना। नीचे टेबल से कुछ आना चाहिए, देन उसके बाद से आप क्या करेंगे, काम करेंगे। एनओसी अगर तुम नहीं देते हो, उनकी डिमांड जो है बच्चे, तो तुम्हारे फाइल को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और आज भी ये चीजें हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में। ऐसा नहीं कि एकदम एलपीजी आने के बाद से एकदम सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसीज आ गया, करप्शन नहीं है। आज भी टेबल नीचे से काम होता है। आई बात समझ में।
तो ये सारे कारण थे बच्चे कि भारत में जो बेरोजगारी थी वो क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और देखो जब हम कल बात कर रहे थे बच्चे, तो नेहरू और महालनोबिस मॉडल में मैंने बोला था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर और हैवी इंडस्ट्रीज पे बात की जाती है, और जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है बच्चे वो स्किल्ड मैन पावर की डिमांड करता है बच्चे। और ना तो उस समय हमारे पास स्किल्ड मैन पावर था, क्यों? क्योंकि साक्षरता ही 6 से 7% थी। एजुकेशन तो छोड़ ही दो कि एजुकेटेड लोग कितने होंगे बच्चे। तो क्या आपकी हैवी इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से काम करेंगी? नहीं। आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे आईटीआई कोर्स करते हैं बच्चे, पॉलिटेक्निक कोर्सेज करते हैं, और फिर इसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। लेकिन वहां पे सरकार ने क्या कर दिया, रिजर्व किया और कहा कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। और ये कारण जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा था, कमजोर कर रहा था, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या कर रहा था, नीचे ला रहा था। और इंडियन यानी भारत की अगर राष्ट्रीय आय कम होगी बच्चे, तो कल भी मैंने बोला था कि अगर भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कम होती है बच्चे, तो पर कैपिटा भी इनकम क्या होगी, कम होगी। अगर हमें नेशनल इनकम बढ़ाना है तो उसमें हमें नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा ना बच्चे, कि सिर्फ कृषि कार्य से आप क्या करोगे, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लोगे, नहीं बढ़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर तरह के उद्योगों को अपने राज्य में क्या करना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। और सकल घरेलू उत्पाद जब बढ़ेगा बच्चे, तब जाकर कहीं हो सकता है कि राष्ट्रीय आय यानी आपका जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है बच्चे, बढ़ोतरी होती है। और नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो बढ़ती है, और प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ेगी तो हर एक व्यक्ति का विकास भी होगा और हर व्यक्ति का क्या होगा, वृद्धि भी होगा। और जब भी ग्रोथ की बात होती है बच्चे, वो इकोनॉमिकल परिदृश्य में किया जाता है, यानी वृद्धि का मतलब हमें अपना आर्थिक विकास करना है, और आर्थिक विकास आप जब करेंगे बच्चे तब चीजें जाकर के आएंगी, बेहतर होगी। ढांचागत कमियों में यानी जो स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस थे बच्चे, उसमें एक रीजंस था पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेसीज मैनेजमेंट, ठीक है। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे बच्चे वहां पे ब्यूरोक्रेसीज मैनेजमेंट होता था बच्चे, ठीक है। आईएएस को क्या किया जाता था, पूरा प्रबंधन करने के लिए दिया जाता था बच्चे। हाँ बच्चे बोल, हेलो, किसकी कॉल भी कट गई, किसी की क्या, कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी बच्चे? ये जो मैंने बोला वो समझ में आया? ढांचागत कमियों में देख रहे हो, पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चरल जो चैलेंज, तो सार्वजनिक क्षेत्रों का नौकरशाही प्रबंधन, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? अगर इस लाइन को आप लोगों को समझाना होगा तो आप लोग कैसे समझाएंगे मेरे को? ठीक है, तो यानी सार्वजनिक क्षेत्रों का नौकरशाही प्रबंधन, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं बच्चे क्या होता है इसका? अगर तुम्हें जनरलाइजेशंस करना हो, ठीक है ना, तो किस तरह से तुम लोग इस चीज को मुझे समझाओगे, बताओ? एक कोई बोले, हाँ कोई बोले, हाँ कोमल बोल बच्चे। क्या आवाज नहीं क्लियर हो रही है बच्चे तेरी? हाँ बोल। हाँ आवाज तो आ रही है तेरी, थोड़ा सा धीरे बोल, मतलब क्लियर बोल, मतलब स्पीकर। आवाज नहीं आ रही है कोमल बच्चे, कोई दूसरा बोले जिसको समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का नौकरशाही प्रबंधन, यानी इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बच्चे कि सार्वजनिक क्षेत्र का नौकरशाही प्रबंधन था, इसके वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्याएं पैदा हुई, और उन्हीं समस्याओं को देखते हुए बच्चे कहीं ना कहीं उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था बच्चे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको किस रूप में
क्या ये बोलनी चाहती है लाइन, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का नौकरशाही प्रबंधन किस प्रकार से समस्या पैदा करता था, जिसके वजह से कहीं न कहीं वैश्वीकरण जैसी चीज़ें या उदारीकरण जैसी चीज़ें या निजीकरण जैसी चीज़ें भारत में अपनानी पड़ी बच्चे। नौकरशाही में क्या दिक्कतें थीं जिसके वजह से, ये मैं जानना चाह रहा था। जोर से बोल बच्चे, थोड़ा सा। प्रियंका जोर से बोल बच्चे, क्या आवाज़ तो तेरी आ रही, थोड़ा सा साउंड अप कर अपना, थोड़ा सा जोर से आवाज़। हाँ ठीक है, यही चीज़ है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमने जो पब्लिक सेक्टर था बच्चे, वहाँ पे आईएसओ को, जब ब्यूरोक्रेसीज को जगह दिया गया काम करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, तो उस ब्यूरोक्रेसीज में एक प्रकार से करप्शन जैसी चीज़ें आनी शुरू हुई, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आनी शुरू हुई। यानी सही कार्य करना ये लोग बंद करके गलत कार्यों को क्या करना शुरू कर दिए थे बच्चे, बढ़ावा देना शुरू किए थे, जिसके वजह से एक प्रकार से क्या होनी शुरू हो जाती है, समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है बच्चे, कर्मचारियों की अधिक से अधिक भर्ती। ये किस प्रकार से चुनौती खड़ा करेगी बच्चे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। कर्मचारियों की अधिक से अधिक भर्ती अगर हम कर रहे हैं तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे चुनौती पैदा कर सकती है। हम तो चाहते हैं ना सभी लोगों को रोजगार देना, तो फिर ये कैसे एक समस्या हो गई बच्चे। लेकिन मैंने इसको एक समस्या के रूप में लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हर एक ऑफिस की अपनी एक क्षमता होती है, हर एक विभाग का अपना एक क्षमता होता है ना, कि इस विभाग में कितना हमें मानव संसाधन चाहिए, और उस विभाग की क्षमता के अनुसार अगर मानव संसाधन है तब तो अच्छी बात है। लेकिन उस विभाग में जितनी मानव संसाधन की आवश्यकता है बच्चे, अगर उससे अधिक मानव संसाधन रख दिया जाए बच्चे, तो कार्य उत्पादन उतना ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि अधिक रख देने से कार्य उत्पादन आपका बढ़ गया, लेकिन उत्पादन उतना ही है, उस विभाग का परिणाम उतना ही वो विभाग दे रहा है कर्मचारियों को अधिक करने के बाद भी, लेकिन उस विभाग का जो खर्च हो गया बच्चे, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हमें उतना ही तो मैन पावर रखना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि कुछ बेफालतू के लोगों को रख लिया, चलो ठीक है भाई टाइम पास करते रहो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, वेजेस और सैलरी दूंगा। तो अगर वेजेस और सैलरी बेफालतू में देनी शुरू आप कर देंगे बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था, जो आपका अर्थव्यवस्था है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पैसा काम पे खर्च हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा जो है बच्चे, जो कैपिटल है, वो काम पे खर्च ना होकर बेफालतू की चीज़ों पे अगर खर्च हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है बच्चे। कारण यही हुआ क्योंकि सारे के सारे पब्लिक सेक्टर थे बच्चे, और उस पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया, नेपोटिज्म आया, भाई भतीजावाद आया, और जो लोग सरकारी नौकरियों में थे उन्होंने अपने रिलेटिव्स और इनको क्या करना शुरू कर दिया, किसी न किसी तरीके से घुसाना शुरू किया। और इसके वजह से क्या हो गया कि सरकारी संगठन में जितनी क्षमता थी उससे अधिक क्या हो गए, एम्प्लॉइज हो गया, और उसके वजह से सरकार का खर्चा जो था क्या हो गया, बढ़ गया। और जब सरकार का खर्चा बढ़ा तो विकास से संबंधित चीज़ों पे जो पैसा खर्च करना था बच्चे, अब हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो सैलरी देने में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे कि एक क्षमता से अधिक अगर कर्मचारी हो जाते हैं बच्चे, तो सरकार का घाटा क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो सरकारें थी बच्चे, वो क्या कर देती थी, जैसे चुनाव आता है ना, वैसे ही तुम देखोगे कि चुनाव के अंदर राज्य जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं बच्चे, विधानसभाओं के चुनाव हो गए, तो उस समय तुम देखना, सुनने में तुम्हें आएगा कि इस राज्य में जो सरकार है पावर में, उसने क्या कर दिया, किसानों का लोन माफ कर दिया, सब्सिडी माफ कर दिया, उनकी बिजली माफ कर दिया। अरे माफ तो कर दिया, लेकिन ये पैसा तो देना ही पड़ेगा बच्चे। आपने क्या कर दिया, वो पैसा सरकारी खजाने में से निकाल कर क्या कर दिया, आपने अपने वोट के लिए क्या कर दिया, दे दिया या नहीं दिया। क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप देने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। और इसके वजह से क्या हो गया, कंपनियां घाटे में जाना शुरू हुई बच्चे। और जब कंपनियां घाटे में जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि उनके पास पैसा ही नहीं है किसी चीज को सही करने के लिए बच्चे। आई बात समझ में? तो हद से अधिक क्या होने चाहिए, कर्मचारी नहीं होने चाहिए, एक लिमिट। तो यही कारण था, ये भी एक कारण था बच्चे उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने का पीछे। दूसरा कारण था लाइसेंस कोटा।
अब सिंपल सी बात है बच्चे, तुम्हें एक बिजनेस या स्टार्ट करना है, एक व्यापार तुम शुरू करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए मैं बोलूं कि तुम्हें सरकार बोले कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि लाइसेंस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दफ्तरों में जाना पड़ेगा, ऑफिसेज में जाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ऑफिसेज में जाओगे बच्चे, वहाँ जो बाबू होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सिंपल सी मांग है कि आपको लाइसेंस देने के लिए क्या डिमांड करेंगे? कहेंगे कुछ हमें गिफ्ट चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, जो भी आपको काम मिलेगा उसका कुछ परसेंट हमें मिलना चाहिए। ये भी एक कारण था बच्चे कि जो जिन लोगों के पास नए आइडियाज थे लेकिन पैसा नहीं था, लेकिन उन्हें बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया। जो क्लियरेंस देती है बच्चे बिजनेस स्टार्ट करने का, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने क्लियरेंस देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, आइडियाज था। तो उन्होंने कहा आइडिया का क्या करना है, आपको कुछ न कुछ हमें खिलाना और पिलाना पड़ेगा बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो लाइसेंसिंग कोटा था बच्चे कि हर एक कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और इस लाइसेंस ने भी भारत को क्या किया? आर्थिक रूप से गर्त में लाकर क्या किया था? खड़ा किया था बच्चों। एक कारण ये था। दूसरा आपने क्या कर दिया? MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी पूरे जो भारतीय बाजार है बच्चे, उस भारतीय बाजार पे किसी एक कंपनी का या 2 कंपनी का या 3 कंपनी का या 4 कंपनी का मोनोपोली ना हो जाए बच्चे, एकाधिकार ना हो जाए। यही 4 कंपनियां सब कुछ न बेचना शुरू कर दें बच्चे। अगर ऐसा कर देंगी तो सारा का सारा जो आर्थिक पूंजी है बच्चे, वो इन्हीं 3-4 कंपनियों के पास आ जाएगा और यही 4 कंपनियां क्या करना शुरू कर देंगी? जनता का बाद में शोषण करना शुरू कर देंगी। उसको रोकने के लिए MRTP एक्ट इन्होंने लाया था। लेकिन MRTP एक्ट का एक प्रकार से क्या होने लग गया? दुरुपयोग होने लग गया। MRTP एक्ट ने क्या कर दिया कि जो नए लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे या कोई पहले से बिजनेस कर रहा, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, MRTP एक्ट उसे स्टार्ट ही नहीं करने देती थी बच्चे। तो इसके वजह से भी जो राष्ट्रीय उत्पादन होना चाहिए था, जो नेशनल ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस होना चाहिए था बच्चे, वो क्या हो रहा था? कम प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो मजबूत नहीं हो रही थी बच्चे। इस वजह से माना जाता है कि ये भी एक कारण है बच्चे, जिसके वजह से उदारीकरण या प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तक हमें पहुंचना पड़ा और देखना पड़ा बच्चे। आई बात समझ में? अगर तुमसे पूछे कोई कि MRTP क्या होता है तो क्या बताओगे? मोनोपोली रिलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एकाधिकार व्यापार प्रतिबंधन नीति होती है ना, कल वाले नोट्स में लिखा हुआ है हिंदी में, उसको जाके पढ़ लेना। उसको इंग्लिश में मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। व्यापार को क्या करता है? जो मतलब व्यापार का एकाधिकार जो प्राप्त करना चाहता है। एकाधिकार का मतलब ये होता है बच्चे कि एक ही कंपनी के द्वारा सारे प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। मतलब जैसे टाटा है, तो टाटा आज क्या करता है बच्चे? गोल्ड में भी डील करता है, टाटा नमक भी बेचता है, टाटा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गया था। ये सारी चीजें पहले थी, बाद में ये चीजें होगी। टाटा इन सभी चीजों में आ गया, 90 से पहले नहीं होता था। टाटा का काम था भाई, जमशेदजी जो टाटा थे वो क्या करते थे? लोहा बनाते थे, स्टील बनाते थे, यही काम उनका था। लेकिन बाद में 90 के बाद से, क्यों? क्योंकि 90 में उनके ऊपर क्या कर दिया? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस ने उनको दूसरा व्यापार करने ही नहीं दे रहा था। बाद में 90 के बाद से टाटा नमक और टाटा, जैसे तुम लोग क्या करोगे? फास्ट ट्रैक, टाइटन घड़ी हम लोग पहनते हैं ना बच्चे, तो पहले HMT की घड़ियां बनती थी 90 से पहले, ठीक है ना। HMT नाम की कंपनी होती थी बच्चे। 90 के बाद से टाइटन की जो घड़ी आती है, फास्ट ट्रैक की जो घड़ी आती है, ये सारा टाटा प्रोडक्ट ही तो है बच्चे। बस नाम चेंज करके ये मार्केट में क्या हो चुका है? आ चुका है। 90 से पहले ये नहीं था कि टाटा नमक भी बनाएंगे, टाटा और भी प्रोडक्ट बनाएंगे। टाटा सिर्फ जो आयरन से रिलेटेड काम होता था बच्चे, ठीक है। हाँ बच्चे, हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है? किसकी आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, 1 मिनट कॉल कट कर रहा हूँ।